तो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है और सबसे अहम खबर यही है कि आज आने वाला है देश का आम बजट। मिडिल क्लास से लेकर के सैलरीड क्लास और इसके अलावा महिलाएं, किसान, ये तमाम ऐसे वर्ग हैं जिसकी उम्मीदें इस वक्त टिकी हुई हैं वित्त मंत्री से कि आखिरकार किस वर्ग को कितनी राहत मिलती है। कल जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ तो उसमें एक खाका तैयार हुआ, उसे पता चला कि अभी तक हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन आज पता चलेगा कि आखिरकार सरकार की तरफ से किस वर्ग को कितनी राहत मिली। और सबसे बड़ी बात रंजना, क्योंकि इसी साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाला है, कहा जाता है कि उसका असर और उसकी झलक भी एक तरीके से देखने को मिलती है। इसके अलावा वो लोग जो नौकरी पेशा हैं, जो कि लगातार इस मांग को लेकर के नजर आए थे कि आखिरकार टैक्स डिडक्शन में सरकार क्या कुछ प्रावधान करती है, आज इन तमाम लोगों की उम्मीदें रहेंगी। बिल्कुल, और मिडिल क्लास की अगर बात हो तो इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि राहत वाली बात बन जाती है कि इनकम टैक्स में क्या राहत मिलती है। अगर मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो देखिए 2014 में जब मोदी सरकार ने बजट पेश किया था तो ये 17 लाख करोड़ का था। 2019 की बात करें तो ये 27 लाख करोड़ हुआ और अंतरिम बजट जो 2019 में पेश किया गया है वो 47 लाख करोड़ का है। तो आप सोचिए कि किस तरह से 10 साल में जो है हमारा जो बजट है वो बढ़ा है। हालांकि आज इंतजार सभी को है, खास उम्मीदें हैं कि क्या कुछ इस बजट में होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी बजट और सुबह 9 बजे अपने आवास से निकलेंगे वित्त मंत्री। 9:15 पर राज्य मंत्रियों के साथ होगी फोटो सेशन और 9:30 पर वित्त मंत्री और राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। 10 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचेगी संसद भवन और 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो देखिए आज मोदी गवर्नमेंट 3.0 का ये पहला बजट है और कई सेक्टर्स को कई बड़ी उम्मीदें हैं। निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली हैं। सुबह 9 बजे अपने आवास से निकलेंगी निर्मला सीतारमण और 9:15 पर राज्य मंत्रियों के साथ फोटो सेशन और फिर 9:30 बजे वित्त मंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। 10 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी संसद भवन और 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट और जिससे कई सेक्टर्स को काफी उम्मीदें हैं। जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्हें भी कई उम्मीदें। बिल्कुल, और बजट पेश करने से पहले जो परंपरा होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसके तहत राष्ट्रपति से अनुमति और उसके बाद कैबिनेट में भी दरअसल इसको रखा जाएगा। क्योंकि अमूमन आप देखते होंगे कि जब बजट पेश किया जाता है तो उससे पहले जो प्रक्रिया होती है, जो परंपरा होती है और उसी का निर्वहन एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करते हुए नजर आएंगी। 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगे वो और उससे पहले जो भी तस्वीर सामने आएगी वो भारत 24 पर आप देख पाएंगे। लेकिन सबकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती है। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार अलग अलग जगहों से बने हुए हैं और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार आम जनता की क्या उम्मीद है। क्योंकि देखिए ये देश का बजट है, ये आम लोगों का बजट है। मुंबई का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सत्य प्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। और सत्य प्रकाश, चुनावी दौर में प्रधानमंत्री से लेकर के केंद्र के तमाम बड़े चेहरे, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने ये बात कही कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता। आज जब बजट आने वाला है तो ये चारों वर्ग जो है उसकी और क्या कुछ उम्मीदें हैं। क्योंकि जाहिर है कि लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, ऐसे में क्या एक बहुत बड़ी राहत की उम्मीद भी ये तमाम वर्ग कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सरकार का यह पूर्ण बजट है और पूर्ण बजट जब होता है तो देश के सभी वर्ग और समाज को यह उम्मीद होती है कि उनके लिए सरकार सोचेगी। खास बात है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा गया कि किसान जो है अन्नदाता है, युवा वर्ग जो है देश को आगे बढ़ाते हैं, देश विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, महिला सुरक्षा का खासा ख्याल है, महिलाओं के लिए बजट में क्या कुछ रहेगा। तो ऐसे तमाम वर्ग है जिन्हें उम्मीद है। खासकर युवा वर्ग ऐसा सोचता है कि आने वाले समय में शिक्षा जो बहुत महंगी हो गई है उस पर सरकार फोकस करे। बुजुर्ग वर्ग जो है वो ये सोचता है कि चूंकि मेडिटेशन और दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई है, सरकार इस पर फोकस करे। सरकार की जो योजना है उस पर सरकार जो है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह की सरकार की योजना है उस योजना में ज़्यादातर लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे में सरकार इस पर भी फोकस करे, इस तरह की उम्मीदें हैं। महिला वर्ग को लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू की गई, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी लाडली बहना योजना शुरू कर दिया है, लाडला भाई योजना भी शुरू कर दिया है। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव भी है, इस नज़रिए से भी देखा जाए
तो सरकार की भी निगाहें टिकी हुई कि केंद्र सरकार इस पर जरूर फोकस करेगी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, जहां न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से लोग आते हैं और जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय करते हैं। तो ऐसे में न सिर्फ पर्यटक स्थल के तौर पर बल्कि आर्थिक राजधानी के तौर पर भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है मुंबई के विकास के लिए जरूर इस बार बजट में कुछ होगा। युवा वर्ग जो नौकरी करते हैं, जो सैलरीड हैं, जिनको तनख्वाह मिलती है, उनकी तनख्वाह में सरकार किस तरह से टैक्स डिडक्शन को लेकर ध्यान देती है। खासकर जीएसटी को लेकर व्यवसायी वर्ग बहुत बार नाराज हुए हैं, तो सरकार जो है जीएसटी को लेकर किस तरह से इसमें बदलाव करने की कोशिश करती है। तो समाज के हर वर्ग, देश के हर इंसान को यह उम्मीद है कि इस बार का जो बजट होगा बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि और सरकार ने ही नारा दिया है वो भी एक बार दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं, जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। तो किस तरीके से आईटी को लेकर के, इनकम टैक्स को लेकर के लोगों की उम्मीदें हैं। इसके अलावा देखिए महिला स्वरोजगार में तेजी भी आई है, सरकार के प्रयासों के वजह से तेजी आई है। इसके अलावा जो ओल्ड डिजाइन है और जो न्यू डिजाइन है, इसको लेकर के भी, क्योंकि लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार अलग अलग वर्गों को क्या कुछ मिलेगा। भारत की अगर बात करें तो वर्कफोर्स सेल्फ एम्प्लॉयड, और ये जो आंकड़ा है वो 57.3% का हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये पुराना इनकम टैक्स स्लैब और इनकम टैक्स की नई व्यवस्था, ये दरअसल बदलाव लाया गया सरकार की तरफ से। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ओल्ड डिजाइन में ही टिके हुए हैं, वो न्यू में भी तक नहीं चेंज हुए हैं। लेकिन क्या सरकार के लिए दोनों डिजाइन के लिए कुछ ऐसा प्रावधान किया जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर के? इसके अलावा एचआरए को लेकर के, एटीसी की लिमिट को लेकर के क्या फैसला होता है वो देखना होगा। लेकिन भोपाल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर अखिलेश सोलंकी मौजूद हैं। और अखिलेश, हाल के दिनों में एक धार्मिक पर्यटन और इसको लेकर के भी केंद्र से लेकर के राज्य की सरकारों तक हमने देखा कि अलग अलग व्यवस्था की गई। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें सिंहस्थ को लेकर के, इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर के, क्या उम्मीदें इस वक्त इस केंद्रीय बजट से? देखिए, जो सबसे बड़ी, जैसे आपने जिक्र किया धार्मिक पर्यटन का, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृष्ण पाथे बनाने की बात कही है। राम पथ गमन की बात पहले हुई थी, कृष्ण पाथे अगर बनता है तो उससे यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो उसमें वंदे भारत ट्रेन चाहिए होगी खाटू श्याम जी और उज्जैन के लिए। तो इस तरह के कई प्रावधान हो सकते हैं, कई ट्रेन की कनेक्टिविटी हो सकती है और कुछ पैसा जो है धार्मिक पर्यटन को लेकर भी बढ़ाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस ने स्कीम लाई थी, जिसको खटाखट स्कीम कहते हैं, 8,000 रुपया महिलाओं को देने की बात कही, हालांकि सरकार में वो नहीं आए, क्या उसका काउंटर भी यहाँ देखने को मिल सकता है? और उसका काउंटर जैसे लगातार शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो कह चुके हैं 3 करोड़ लाडली बहनाएं, लखपति बहनाएं हम बनाएंगे। तो क्या उसको लेकर कुछ बड़ा सामने आ सकता है? और फ्रीवीज की जो राजनीति है जिसको लगातार दरकिनार करते रहे नरेंद्र मोदी जी, क्या इस बार कुछ लोगों को राहत मिलती नजर आएगी? एक एक्सपेक्टेशन जो लोगों की है वो लगातार जिस तरह से ट्रेन के कंसेशंस खत्म किए गए थे बुजुर्गों के लिए, क्या वो वापसी होगी? क्योंकि कोरोना काल के बाद से वो वापसी नहीं हो पाई है। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन है और इस तरह की राहत, छोटी छोटी राहत सही, लेकिन जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, जो कि एक तरह से हम कहें जब चुनाव होते हैं तो लोग इन चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो क्या बीजेपी के सिस्टम में या कहें सरकार के सिस्टम में ये चीज़ें ध्यान में हैं? ये बजट के जरिए सामने आएगा। तो चाहे बहनाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, या मध्य प्रदेश जैसे विकासशील राज्य की बात हो जो विकसित होना चाहता, उसको लेकर किस तरह के प्रावधान हो सकते हैं। हालांकि ये तय है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इन पर फोकस ज़्यादा होगा और यूपी पर भी फोकस होगा, लेकिन मध्य प्रदेश पर भी कुछ राहत की उम्मीदें मध्य प्रदेश की सरकार और लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, रांची से धनंजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, झारखंड जो कि चुनावी स्टेट है, यानी कि विधानसभा चुनाव होने, और ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से फोकस नजर आ रही है। आज की अगर बात करें तो आम बजट पेश होने वाला है, जाहिर तौर पर जनता को बहुत उम्मीदें हैं। आप ग्राउंड पर रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो महिलाएं क्या सोचती है, जो युवा है वो क्या सोचते हैं, इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? और देखिए, जाहिर तौर पर आदिवासियों को साधना बीजेपी के लिए एक चुनौती भी है, तो इसके मद्देनजर क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, अगर युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं को रोजगार की मांग की जा रही है। युवाओं रोजगार को लेके काफी सरकार से आग्रह करे कि रोजगार मिले, मुख्य धारा से जोड़ा जाए, क्योंकि काफी यहाँ पे युवा बेरोजगार है। उन युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, रोजगार के माध्यम कैसे उपलब्ध करा जाए, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी बात। क्योंकि निर्मला सीतारमण जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश करे थे उसमें कहा गया था कि 78.5 लाख हर सालाना नौकरी की जरूरत है। तो झारखंड में जो बेरोजगार युवा उनको कैसे जोड़ा जाए, आदिवासियों को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, कि आदिवासी बहुत ही कारगर साबित
साबित होता है, क्योंकि बीआरओ जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन अगर काम करती है तो वो दुमका कोल्हान के मजदूरों को बीआरओ लेके जाती है। तो यहाँ से पलायन की जो व्यवस्था है वो पलायन में केंद्र सरकार किस तरह से मदद कर सकती है, जो बजट में किस तरह से उनको रोजगार के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। उनकी आदिवासी, क्योंकि ज्यादातर बीआरओ में काम करने वाले आदिवासी भाई बहन ही होते हैं जो पहुंचते हैं दूसरे क्षेत्रों में काम करने के लिए। शिक्षा यहाँ पे सबसे खराब व्यवस्था है। झारखंड की अगर बात है शिक्षा और मेडिकल व्यवस्था, यहाँ मेडिकल के अगर उपचार कराने होते हैं तो बाहर के देशों में, बाहर के प्रदेशों में जाना पड़ता है। तो झारखंड सरकार के साथ कैसे परस्पर उसको आम बजट, केंद्र सरकार बजट में उसको रखा जाए कि ताकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो तो उनको सुदृढ़ किया जाए, अच्छा किया जाए। और महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं को जो केंद्र सरकार की लखपति बहनों की जो जोड़ने की बात है, लखपति बहनों को कितने लोगों को जोड़ा जा सके, क्योंकि लखपति बहनों का जो स्कीम था काफी कारगर साबित हुआ केंद्र योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजना, और उसमें से कैसे लोगों को जोड़ा जा सके। क्योंकि काफी महिलाओं से अगर हम बात करते हैं, महिला की सुरक्षा की बात करते हैं कि जब बीजेपी सरकार जो सुरक्षा में पैसा इन्वेस्ट करती है तो सुरक्षाओं को लेकर भी महिलाएं काफी सतर्क रहती है कि केंद्र सरकार सुरक्षा में उसको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, सुरक्षा में कैसे बहाल किया जाए। महिलाओं की सबसे बड़ी होती है कि महिला आदि आबादी कहा जाती है। आदि आबादी जब तक भारत की अगर विकास में महिलाओं को आगे अगर नहीं बढ़ाते तो विकास संभव नहीं हो सकता। उस राज्य की शासन प्रशासन में खामियां रह जाती। तो महिलाओं को भी प्रयास है कि उनको लेके चाहे तमाम जो योजना है, जिस तरह से टैक्स स्लैब हो या फिर महिलाओं को विशेष छूट दिया जाता है, रेलवे में हो या तमाम व्यवस्थाओं में उनको कैसे छूट दिया जाए, उनको आगे कैसे गति में। आरक्षण की अगर बात करें, जीएसटी में महिलाओं को भी अगर हो सकता है कि पूरी जो महिला उद्यमी वर्ग की महिलाएं या फिर पुरुष वर्ग की महिलाएं, उनको जीएसटी का स्लैब है। कई बार जो उद्यमी प्रदर्शन भी करने आए थे कि जीएसटी में बढ़ोतरी करने का हमारे बिजनेस काफी ठप हुए, तो काफी नजरें जीएसटी पे भी रहेगा, टैक्स स्लैब पे रहेगा। जो टैक्स स्लैब की जो स्लैब है उसको चेंज किया जाए, जीएसटी में कटौती की जाए। देखिए महंगाई अगर बात की जाए तो गैस की बात की जाए तो गैस की सब्सिडी करने के बाद देखिए, हालांकि चुनाव से पहले 850 के आसपास झारखंड में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, तो और भी ये कयास लगा जाए, गैस की कटौती की जाए। कुछ उसके पेट्रोल 100 रुपए लीटर के आसपास है, तो 100 लीटर मिलती है ये आम वर्गों को उम्मीद, पेट्रोल डीजल से लेकर के इसके अलावा और कई सारी मांगे जो कि आम जनमानस के भीतर है। लौट रही हूँ आपके पास चंडीगढ़ का रुख करते हुए थानेश्वर शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। और थानेश्वर, इससे पहले आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से जो किसान है वो क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि किसानों की बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन एक और योजना, मैं बात कर रही हूँ अग्निवीर योजना की, जिसको लेकर के हमने देखा आगे किस तरीके से संग्राम देखा, हमने सियासत भी देखी। लेकिन इस बजट से क्या सरकार कोई मास्टर प्लान अग्निवीर योजना को लेकर के आ सकती है? क्या कोई मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? क्योंकि हरियाणा में इस साल चुनाव भी होने वाले हैं और वहां पर तो कहा जाता है कि जवान और किसान का दबदबा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हरियाणा में और पंजाब में कहा जाए तो जवान और किसान का दबदबा रहता है, लेकिन अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने अग्निवीर जो रिटायर होकर आएंगे, सोकोल जो 4 साल की नौकरी पूरी करके आएंगे, उनको अपने अलग अलग डिपार्टमेंट से नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ अब केंद्र से भी युवाओं को उम्मीद है कि अग्निवीर योजना को कुछ एक्सपेंड किया जाएगा। हो सकता है, उम्मीद है लोगों को कि उसको इसकी जो टाइम लिमिट है 4 साल की बजाय इसको 10 साल या और कुछ बढ़ाया जाए, ये उम्मीद है लोगों को। साथ ही साथ ये भी है कि अग्निवीर जब वहां से 4 साल की अपनी नौकरी पूरी कर लेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए कि आगे उसको जॉब सिक्योरिटी हो। क्योंकि जो व्यक्ति अगर 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में अग्निवीर बन जाता है तो 23 साल की उम्र में उसकी जॉब कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे में वो 23 साल के बाद क्या करेगा? जब इंसान की शादी होनी होती है तो शादी होगी, बच्चे होंगे, तो उनको आगे जॉब सिक्योरिटी क्या है? जॉब सिक्योरिटी को लेकर आज केंद्र सरकार से उम्मीद है कि शायद केंद्र सरकार इसमें कुछ चेंज कर सकती है। साथ ही साथ दूसरी बात मैं कहूंगा कि अगर आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना, तो एक ही बात पूछी जाती है कि हरियाणा पंजाब में कितना सेल होती हो। क्योंकि हरियाणा और पंजाब एक ऐसी जगह है जहां सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक कुछ भी बेच लो। ऐसे को लेकर अब हरियाणा और पंजाब के जो लोग हैं उनको केंद्र सरकार से उम्मीद है कि दोनों स्टेट को विकास करने के लिए केंद्र सरकार किस तरह की योजनाएं लाती है। जिस तरह आपको पता है कि किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, पंजाब के किसानों, हरियाणा के किसानों एमएसपी लागू करने या जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वायदे किए थे उनको इंप्लीमेंट करने के लिए किसान सड़कों पर है। और भी अगर कहें तो महाभारत का पूरा युद्ध, महाभारत का जो पांडवों का अज्ञातवास था वो यहीं पे अरावली की पहाड़ियों पर कटा है। और दूसरा कहा जाए कि महाभारत का युद्ध
कुरुक्षेत्र में हुआ। ऐसे में जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार कितना कुछ आगे योजनाएं बनाती है, क्योंकि प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने तो टूरिज्म को डेवलप करने के लिए काफी कुछ किया। टूरिज्म के नजरिए से हरियाणा में बहुत कुछ है करने को, लोगों को बहुत रोजगार मिल सकता है। युवाओं, चूंकि आजकल युवा बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, जग जाहिर है कि पूरे देश में बेरोजगारी के लिए युवा बहुत परेशान है। ऐसे में युवाओं को उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आएगी जिससे कि प्रदेश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, चाहे मेडिकल टूरिज्म हो, क्योंकि हरियाणा में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, कई विदेशों से भी यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं। अगर मेडिकल टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म को अगर यहाँ पे डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छा रोजगार पैदा हो सकता है। ऐसे में युवाओं को बहुत उम्मीद है, खासतौर पर दूसरी युवाओं को उम्मीद है कि एजुकेशन थोड़ी सस्ती की जाए। अगर आप बीटेक की पढ़ाई देख लेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में भी बीटेक की फीस इतनी ज्यादा हो गई है कि आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छे अच्छे घरों के पढ़ने वाले बच्चे फीस ना होने की वजह से बेचारे एजुकेशन से रह जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि सरकार बीटेक की ये जो एजुकेशन प्रणाली को सस्ता करेगी। दवाइयां खासतौर पे बहुत महंगी हो रही है। अगर आप मल्टीविटामिन का एक पैकेट लेंगे तो 300-350 से कम 15 कैप्सूल का जो पैकेट आता है कम नहीं मिलता। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि चूंकि आजकल हम सारा जो भी खाना पीना है खाद का है, इसलिए हर व्यक्ति को मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है। ऐसी जो जरूरी मेडिसिन है, जिसके बिना बेसिक मेडिसिन है, चाहे कैंसर की है, ट्यूबरक्लोसिस की है, मलेरिया की है और दूसरी जो मेडिसिन है, शुगर वगैरह आजकल है, तो इन सब की मेडिसिन को सस्ता किया जाए, क्योंकि दवाई एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता। लेकिन पैसा जेब में नहीं होता, इसलिए कई दवाई मैंने देखा है यहां पर लोग कि बिना दवाई के तड़पते हुए उन्होंने देखा है। हालांकि जेनरिक दवाइयां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की, लेकिन उससे भी उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो भी काफी महंगी है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि रोजगार के साधन आए, एजुकेशन सस्ती हो, दवाइयां सस्ती हो, और महिलाओं को है कि किचन सस्ती हो, खासतौर पर गैस का सिलेंडर। और लगातार देखिए अलग अलग राज्यों से क्या प्रतिक्रिया है, आम जनता क्या सोच रही है, वो भारत 24 के जरिए हम दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। आप सभी बने रहे। इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बताते चले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोपहर 3 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के बाद करती नजर आने वाली हैं। तो मोदी 3.0 सरकार के पहले पूर्ण बजट को पेश करने की सभी तैयारियां हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री का क्या शेड्यूल होने वाला वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, और क्या कुछ खास रहने वाला है वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और ये भी बताते चले आपको कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे होगी और नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आने वाली हैं। तो देखिए, मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होने के कुछ ही घंटे का समय बचा है और ऐसे में आम जनता को उम्मीदें ज्यादा है। तो आज सुबह 10:15 पर मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, संसद भवन में सुबह 10:15 पर मोदी कैबिनेट की बैठक और आम बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है कि बजट पेश करने से पहले दरअसल राष्ट्रपति से और उसके बाद हम देखते हैं कि कैबिनेट से किस तरीके से चर्चा होती है, कैसी तस्वीर सामने आती है। और एक बार फिर से जब आज बजट आने वाला है तो संसद भवन में सुबह 10:15 पर यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करने वाली है। लेकिन बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं और इससे जुड़ी हर एक जानकारी सिर्फ और सिर्फ भारत 24 पर। जो बड़ी खबरें हैं, जो बड़ी बातें हैं, वो आप ये मान लीजिए कि आज मोदी 3.0 का जो पहला बजट है वो आ रहा है। दूसरी बात कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। बजट की ठीक बाद 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उससे पहले संसद भवन में सुबह 10:15 बजे बैठक भी होने वाली है कैबिनेट की। और देहरादून से हमारे संवाददाता हरीश थपलियाल भी लगातार बने हुए हैं। हरीश, आप लोगों के बीच में इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर आम बजट और जनता का क्या रिएक्शन है ये जानना बेहद ही खास हो जाता है। अगर लोगों से आप बातचीत कर सके, उनकी क्या उम्मीदें हैं, जरा पहुंचाइए वो बातचीत। जी, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। मेरे पीछे एक टी स्टॉल है, उनसे कि उनको आज के बजट से क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है महेंद्र राय। आज सेंट्रल बजट आने वाला, क्या उम्मीद है आपको? पहला नंबर तो मीडिया पर हम आना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये मीडिया के कारण हम रोड पर हैं। मीडिया के कारण हम रोड पर हैं। मीडिया भी हैं पैसे वाले को आदमी, तो
आई नेक्स्ट भी बजट से क्या उम्मीद? हम बताते हैं ना, आई नेक्स्ट के कारण मैं यहाँ आ जरा गया उनसे हूँ। पूछिए कि वो बात आम प्रचार बजट नहीं से किया। क्या बजट से तो उम्मीदें ये हैं, है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो रेल जनता है मान के उन्हें चलिए काफी रेल उम्मीदें होती है राहत की। अब 2 कर दिया। सरकार अपना कमाई करने के लिए बजट दे रही है। दूसरा नंबर, गरीबों के लिए यहाँ कुछ नहीं है, जो है तो बड़े बड़े आदमी के लिए है। आप ऊपर जा करके देखिए, सबको अपना अपना कमीशन है, अपना अपना बांटता है। नजर में तो हम लोगों को कुछ आता नहीं है। गरीबों के घर उजाड़ता है। पहले इंदिरा गांधी था तो इंदिरा कॉलोनी है, इंदिरा नगर है, बनता था। ये सरकार में तो कुछ बना नहीं है, केवल घर उजाड़ रहा है। नहीं, पीएम आवास योजना तो है, लेकिन हरीश जरा और हम ये लोगों से चाहते बात हैं, कीजिएगा। 200 रुपये तो अरहर के दाल है। गरीब क्या खाएगा? अमीर खाएगा। अमीर तो मॉल में जाएगा, गरीब तो ठेली पर लेगा। ठेली लगाने देना ही रहा है। तो और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? लाल बाबू। आज सरकार का, केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, आप क्या उम्मीद है आपको? हमको नहीं बोलने आता है। क्या चाहते हैं आप? महंगाई से राहत चाहते हैं? महंगाई से, हाँ, रोजगार चाहते हैं। आपका क्या नाम है? छबीला। भारत सरकार का बजट आ रहा है, मोदी सरकार का बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है आपको मोदी सरकार? अब मान लीजिए कि इनका सरकार जो बना तो महंगाई दिन पर दिन चढ़ते जा रहा है, कम तो हुआ नहीं इनके सरकार में। हम मजदूरी करके खाने वाले आदमी कितना का दिहाड़ी कर लेंगे कि उसी में से खा लेंगे, अपने बच्चे घर परिवार देख लेंगे। तो महंगाई तो इनके सरकार में हाई है। तो ये कुल मिलाकर ये मजदूर वर्ग थे जिनका कहना है ठीक है, अलग अलग वर्गों की अपनी उम्मीदें हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सैलरीड हो, हर कोई उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। लौटती हूँ, तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन अखबारों का भी जिक्र बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि भारत 24 पर सुबह 7 बजे से 9 बजे आप देखते हैं कि अखबारों की जो हेडलाइंस होती है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। आज बजट को लेकर के अखबारों में क्या सुर्खियाँ हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार हम बताते हैं कि अखबारों के जरिए, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें आर्थिक सर्वे की, फ्रंट पेज पर इसे लेकर दिया गया है बेरोजगारी दर में गिरावट और विकास दर में तेजी आई है, और इसे लेकर ये पूरी आर्टिकल छपी हुई है। अगर इसकी पॉइंटर्स के लिए बात करें तो जो उम्मीदें हैं वो क्यों बढ़ी है, इसे लेकर जानकारी दी गई है कि देखिए अर्थव्यवस्था में गतिविधियां तेज और निजी पूंजीगत व्यय में तेजी आई है, और भारत में विदेशों से लिया गया कर्ज अनुपात काफी कम हुआ है, और महंगाई नियंत्रण में ये 4% नीचे है। माल तथा सेवा निर्यात में भी आगे वृद्धि होने की संभावना है, और मुक्त व्यापार समझौतों से देश का व्यापार घाटा कम होने की उम्मीद है। तो उम्मीदें किस लिए बढ़ी है, ये पूरी जानकारी दी गई है। देखिए 2020 के मुकाबले जीडीपी 20% अधिक हुई है, और 8.2% रही थी पिछले वित्तीय वर्ष में विकास दर। और भी कुछ पॉइंटर्स की अगर बात करें तो किन मोर्चों पर सफलता मिली है वो भी समझिए। युवा बेरोजगारी दर 5 वर्ष में 17.8% से घटकर 10% आई है, और घरेलू शेयर बाजार में तेजी में भी निवेशक जो है वो आकर्षित हुए हैं, और पूंजी बाजार में बीते वर्ष 10.9 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। और सेवा क्षेत्र की अगर बात करें तो निर्यात और 4.9% बढ़कर 341.1 अरब डॉलर हुआ है, और व्यापार घाटा यहां पर 265 अरब डॉलर से घटकर 240 अरब डॉलर हुआ है। तो ये तमाम पॉइंटर्स दिए गए हैं, और बेरोजगारी दर में गिरावट, विकास दर में तेजी आई है। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि डिजिटल का ज़माना है तो डिजिटल भी जो तमाम अखबारें हैं और वहाँ पर जो खबरें छपी हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखिए इस वक्त मेरे पास एक पेपर का दरअसल एक वो शॉट है, और इसमें यहाँ पर लिखा है कि आम बजट आज सुबह 11 बजे। इस बार ये 9 बड़ी उम्मीदें, वो 9 बड़ी उम्मीदें क्या है जो दैनिक जागरण ने लिखा है, वो ये कि एटीसी में छूट की सीमा को बढ़ाया जाए, एफडी पर ब्याज दर 2.5 गुना हो, होम लोन के ब्याज पर छूट बढ़ाएं, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस की छूट सीमा बढ़े, आयुष्मान भारत में कवर को बढ़ाएं, कैपिटल गेन टैक्स स्लैब बदले, ईवी पर सब्सिडी बढ़ा दी जाए, महिलाओं के लिए रियायत बढ़े, किसान सम्मान निधि भी बढ़ाई जाए, ये यहाँ पर इसका जिक्र है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने जो खबर दी है वो आर्थिक सर्वे का जिक्र है, जहाँ पर लिखा है कि हर साल 80 लाख नौकरियाँ पैदा करनी होंगी, तभी जीडीपी ग्रोथ रेट 7% पहुँचेगी। तो ये तमाम जो खबरें हैं वो अखबारों में भी छाई हुई है। एक बार फिर से पूजा का रुख करते हुए, पूजा अगर आप मुझे सुन पा रही तो यही सवाल था कि आज का दिन तो निर्मला सीतारमण के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज वो इतिहास रचने वाली हैं। सबसे ज्यादा बार, रिकॉर्ड बार वो बजट पेश करेंगी, पूर्णकालिक बजट ये होगा। किस तरीके की हलचल उनके आवाज के बाहर।
हलचलों की बात करते हैं तो सब लोग बेसब्री से इंतजार करें। खासतौर पर 125 करोड़ की जो आबादी भारत की है वो लगातार नजरें गड़ाए बैठी है कि इस बार के बजट में क्या होगा। खास बात यह है कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है और खुद, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया, निर्मला सीतारमण की बात करते हैं, आज खुद एक रिकॉर्ड कायम करेंगी। 7वीं बार जिस तरीके से वो बजट पेश करने जा रही है, इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और क्योंकि 2047 का बजट, अगर 2047 के टारगेट की बात करते हैं तो जो विजन है वो 2047 का है, तो माना यह जा रहा है कि इस बार के बजट में वो जो 2047 का जो विजन सरकार लेकर आई है उसकी छाप देखने को मिलेगी। हालांकि इंतजार किया जा रहा है बेसब्री से कि वो जो लाल रंग का पिटारा उनके हाथ में होगा उसमें आम जन के लिए क्या होने वाला है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए खासतौर पर क्या होगा। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखिए बार बार हो रही है, जैसे उन्होंने खुद जिक्र किया कि 78.5 लाख जो नौकरियां हैं उसका जिक्र जब वो करती है तो जाहिर तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आशा वाला, उम्मीदों वाला बजट होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कि उम्मीदों वाला बजट होगा तो हम दिखा रहे हैं कि पेंटिंग भी वहां पर चल रही है और इस पेंटिंग में बहुत खूबसूरती के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीर। और ये देखिए, ये मिडिल वर्ग है जिसकी उम्मीदें और ये उम्मीदों का बजट, यही तस्वीर की हम बात कर रहे थे। लेकिन आज किस किस की उम्मीदें पूरी होती हैं वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बस कुछ घंटों का इंतजार। तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। भारत 24 पर लगातार महा कवरेज जारी है।